टेक्निक अप्लाई करनी होती है। Assalamu alaikum dear students. In this lecture we are going to discuss paragraph. अगर हम प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर को देखें तो उसमें से हम बात करते हैं कि हमें जो टेक्निक अप्लाई करनी होती है, जैसे प्रेसी करनी होती है या कॉम्प्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, तो वो हमें एक पैराग्राफ की करनी होती है। लेकिन पैराग्राफ में हर सेंटेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब हमें बात समझ आती है तो वो पूरे पैराग्राफ में समझ आती है। एक जुमले से कभी भी बात जो है वो समझ नहीं आती, या हम बात को सही तरीके से आर्ग्यू नहीं कर सकते एक जुमले के साथ। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई कि हम जुमले को देख रहे हैं और पैराग्राफ को देख रहे हैं प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में, तो वो पोर्शन का सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के 30 मार्क्स की ग्रामर की बात करते हैं अदर देन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो वहां पे हमारे जुमले की जो नॉलेज है वो चेक होती है कि हमने जुमला कैसा बनाया है। सो हमारा जो जुमला है वो कितना कॉम्प्रीहेंसिव है, हमारा जो जुमला है वो प्रेपोजिशन का सही इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमने जुमले में कोई स्टाइल मारा है, इंटरप्टर यूज किया है, हमने नहीं, सॉरी, जो राइटर जो दिया हुआ हमारे पास जुमला है, अगर उसमें इंटरप्टर यूज हुआ है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्या उसे सही तरीके से पंक्चुएट किया गया है, अगर गलती है तो कहीं उसमें जुमले के अंदर किसी पार्ट को गलत जगह पे लगाने की, डेंगरिंग मॉडिफायर की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, या कोई और गलती तो नहीं है। सो प्रेसी के पेपर में पैराग्राफ की नॉलेज भी चेक होती है और सेंटेंस की नॉलेज भी चेक होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एस्से राइटिंग की, एस्से राइटिंग के अंदर इसेंशियली जो चीज मैटर करती है वो है आपका पैराग्राफ। क्योंकि देखिए, आप कोई भी बात शुरू करेंगे, आपने एक जुमले में बात कर दी, पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपके रीडर को या आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप बात को चलाते कैसे हैं। देखिए, मैंने आपसे ये तो कह दिया कि आज की क्लास में मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाऊंगी, आपको मेरी बात भी समझ आ गई, लेकिन आपको मेरी पूरी क्लास पढ़नी पड़ेगी ये फैसला करने के लिए कि मुझे पैराग्राफ पढ़ाना भी आता है कि नहीं आता। इसी तरह से एग्जामिनर को तो आपने कह दिया कि पाकिस्तान जो है वो एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, लेकिन एग्जामिनर को आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा ये समझने के लिए कि आपको हाइब्रिड डेमोक्रेसी समझानी भी आती है कि नहीं आती। तो ये मुमकिन है कि आप बहुत अच्छे रीडर हो, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हो, आपको हाइब्रिड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल्स वीक हो और आप उसको जस्टिफाई ना कर सकें। और ये भी हो सकता है कि आपको पैराग्राफ की सेंस ही ना हो और आप एक ही पैराग्राफ के अंदर 2-3 बातें कर रहे हो, मुख्तलिफ बातें आप एक ही पैराग्राफ के अंदर कर रहे हो, उससे भी आपका जो पैराग्राफ है वो इफेक्ट होता है। सो पैराग्राफ क्या है? किताबों में अक्सर हमें मुख्तलिफ तारीफें मिल जाती हैं कि पैराग्राफ क्या है। किसी किताब में लिखा हुआ था कि पैराग्राफ जो होता है वो 80 वर्ड्स का होता है। आई डोंट एग्री विद दिस आइडिया। हम लिमिट नहीं कर सकते पैराग्राफ को कि वो 80 वर्ड्स का होगा। पैराग्राफ में 30 वर्ड्स भी तो हो सकते हैं। अगर सिर्फ डेफिनेशन दी गई हो, डेफिनेशन पे बात खत्म हो जाए, तो वो 80 वर्ड से कम वर्ड्स का भी हो सकता है। पैराग्राफ 80 वर्ड से ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेशन जो है ये गलत है। हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि किताब का पैराग्राफ और अखबार का पैराग्राफ जो है वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अखबार का पैराग्राफ बहुत छोटा होता है, इट्स वेरी ब्रीफ, और किताब का जो पैराग्राफ होता है वो काफी लंबा होता है। और आप ये देखें कि आप पूरे अखबार के 2 सफ़े पढ़ लें, आपकी वो जो तबीयत पे गिरा नहीं गुजरेगा, लेकिन आप किताब के 2 सफ़े पढ़े तो आपकी तबीयत बोझिल हो जाएगी, आपको लगेगा पता नहीं आपने कितना कुछ पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि किताब का जो पैराग्राफ है वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, इट इज सैचुरेटेड विद आइडियाज। सो किताब के पैराग्राफ में हमें मल्टीपल आइडियाज मिलते हैं, जबकि पूरे अखबार के एक कॉलम में या पूरे अखबार के एक एडिटोरियल में हमें अमूमन एक ही मेजर आइडिया मिलता है और उसी को वो साबित कर रहा होता है। किताब इससे बरक्स होती है, किताब का पैराग्राफ ज्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है। हम जो पेपर में पैराग्राफ प्रोड्यूस करते हैं, जाहिर बात है कि वो उतना कॉम्प्लेक्स या उतना इलेबोरेट नहीं हो सकता जितना कि किताब का है, और वो उतना शॉर्ट भी नहीं हो सकता जितना कि अखबार का है। इट शुड बी अ फाइन बैलेंस बिटवीन द टू। कुछ लोग कहते हैं कि पैराग्राफ जो होता है वो 5 से 8 जुमलों का होता है। मैं इसके साथ भी अग्री नहीं करती। पैराग्राफ में हो सकता है 3 ही जुमले हो, बाज़ पैराग्राफ में एक ही जुमला होता है, बड़ा लंबा जुमला होता है, तो राइटर जो होता है वो कॉलन और सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके आइडिया को ब्रेक कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि जुमलों में ही तोड़ा जाए, तो पूरा पैराग्राफ भी एक जुमले का हो सकता है। पैराग्राफ के अंदर 8 से ज्यादा जुमले भी हो सकते हैं। तो पैराग्राफ की ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जिसमें हम अग्री कर सकते हैं?
पैराग्राफ शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ देखने में पैराग्राफ होना चाहिए। अब देखने में पैराग्राफ होने से क्या मुराद है कि जहां से पैराग्राफ शुरू होता है वो लेफ्ट इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट होने से मुराद है कि शुरू में ये वाली जगह जो है ये खाली छोड़ दी जाती है। सो लेफ्ट पे हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं। जो इंग्लिश का पैराग्राफ होगा वो लेफ्ट इंडेंट होता है, जो उर्दू का पैराग्राफ है वो राइट इंडेंट होता है। सो ये थोड़ा सा फर्क जो है वो आता है। तो जब आप कोई नया पैराग्राफ शुरू करें, ये वाली जगह जो है वो आप खाली छोड़ें, इससे पता चलेगा कि आपका नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। अच्छा, ये तो हो गई पैराग्राफ की शक्ल। तो मैंने आपसे कहा थी कि हम हर चीज को फॉर्म और फंक्शन में देखते हैं। सो पैराग्राफ की डेफिनेशन फॉर्म के एतबार से ये है कि इट शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस दैट डेवलप अ सिंगल आइडिया। सो पैराग्राफ के अंदर रिलेटेड सेंटेंसेस है जो कि एक ही आइडिया को सपोर्ट करते हैं, उसी को डेवलप करते हैं। यानी मैंने आपसे कहा है कि पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट। अब पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट, ये एक आइडिया है। अब मैंने पूरे पैराग्राफ में इसी आइडिया को डेवलप करना है। हो सकता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गैरिजन स्टेट क्या है, हो सकता है कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपको एविडेंस दे दूं कि पाकिस्तान गैरिजन स्टेट कैसे है। अच्छा, हो सकता है कि जो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दूं या जो एविडेंस दूं उसको मुझे फर्दर समझाने की जरूरत हो। सो एक आइडिया होता है, उस आइडिया को डेवलप किया जाता है थ्रू आउट द पैराग्राफ। सो मैं आपसे कहती हूँ नेशनलिज्म हैज टू फेसेस या नेशनलिज्म हैज टू टाइप्स। अब आप ये देखें कि ये एक आइडिया है। अब मेरा पैराग्राफ क्या करेगा? इस आइडिया को डेवलप करेगा। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म। मैं इस पैराग्राफ में दोनों चीजों की बात करूंगी। मैं कहती हूँ in 1940s when the movement for Pakistan gained momentum, some 100 million Muslims were living in British India. अब देखिए, ये मेरा मेन आइडिया है। मैं क्या कह रही हूँ? some 100 million Muslims were living in British India. Now throughout the paragraph मैं 1940s में या उससे पहले वो मुसलमान जो ब्रिटिश इंडिया में रह रहे थे उनकी कम्युनिटी की बात करूंगी। सो पैराग्राफ क्या है? It's a group of related sentences that develop a single idea. तो वो आइडिया क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी। वो आइडिया क्या है? टू टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म। वो आइडिया क्या है? पाकिस्तान का गैरिजन स्टेट। इसी आइडिया को मैंने थ्रू आउट द पैराग्राफ डेवलप करना है। जब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाऊंगी कोई और आइडिया आ जाएगा। सो एक पैराग्राफ जो होता है वो ये शो करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से किसी आइडिया को इलेबोरेट किया है। और आप ये देखिए कि जब हम प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन के पेपर की बात करते हैं तो आपकी पैराग्राफ की रीडिंग चेक होती है। हाउ एक्यूरेटली यू रीड अ पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। और आप जब एस्से की बात करते हैं तो यहाँ पे आके सवाल पैदा होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपने पैराग्राफ को लिखा है। यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग बहुत मैटर करती है। और जो आपकी एस्से के नोट्स हैं उसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग की कई एक्सरसाइजेज हैं, ताकि आप एक दिया हुआ जो आपको मटेरियल दिया गया है या जो नोट्स दिए गए हैं आप उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ के एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ लिखें। और जब आपने अच्छी चीज पढ़ी होगी, आपके पास अच्छा आइडिया होगा, आप उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपके पैराग्राफ का जो स्टैंडर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली वो एलिवेट कर जाएगा, वो इम्प्रूव कर जाएगा। सो हमारे पास पैराग्राफ की डेफिनेशन है। फॉर्म के एतबार से पैराग्राफ वो है जो कि देखने में पैराग्राफ लगता है। मानी के एतबार से पैराग्राफ वो है जो कि एक आइडिया को डेवलप करता है। सारे सेंटेंसेस दे कम टुगेदर टू डेवलप वन आइडिया। पर्पस क्या है पैराग्राफ का? पैराग्राफ का पर्पस इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी मैंने आपसे एक छोटी सी बात की कि अखबार में पैराग्राफ, यानी अगर पैराग्राफ का पर्पस है जर्नलिस्टिक राइटिंग, अखबार है, वो कोई एडिटोरियल है, तो आप देखिए एडिटोरियल एक पैराग्राफ होता है अमूमन। अच्छा, उसको तोड़ भी सकते हैं। एडिटोरियल आपकी अखबार की पॉलिसी है या आपके अखबार का रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स अ सिचुएशन। ओपिनियन क्या है या कॉलम क्या है? वो एक राइटर का रिस्पॉन्स है। तो आप देखते हैं कि एडिटोरियल के ऊपर बंदे का नाम नहीं होता, ओपिनियन के ऊपर, कॉलम के ऊपर, फीचर के ऊपर बंदे का नाम होता है। सो ये हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है। सो हम देखते हैं कि पैराग्राफ किस मकसद के लिए लिखा जा रहा है। राइटर अपनी तरफ से लिख रहा है, अखबार की तरफ से लिख रहा है। मैं कोई चीज, कोई फेवर लेने के लिए पैराग्राफ लिख रही हूँ, मैं कोई बात इन्फॉर्म करने के लिए पैराग्राफ लिख रही हूँ। अच्छा, मैंने कोई सीवी भेज दी है उसके लिए पैराग्राफ है, या मैं कोई ऐसे
वो डिटरमिन करेगा मेरे पैराग्राफ के पर्पस को। उसके मुताबिक मेरा पैराग्राफ बड़ा हो सकता है, यानी अगर मैं लेटर लिख रही हूँ, अपने अब्बू को खत लिख के बता रही हूँ कि मुझे किताबें खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो वो मेरे पैराग्राफ की लेंथ लंबी हो जाएगी। अगर मैं अपनी प्रिंसिपल को खत लिख रही हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई मुझे आप थोड़ी सी फी कंसेशन दें, तो पैराग्राफ शॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं सीवी के अंदर पैराग्राफ दे रही हूँ तो मेरा पैराग्राफ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, मल्टीपल चीजों के बारे में बात करके मुझे एक आइडियल कैंडिडेट शो करेगा। अगर मैं एस्से के अंदर लिख रही हूँ तो मेरा जो पैराग्राफ होगा वो हो सकता है मेन आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा हो सकता है वो आर्ग्यू कर रहा हो सकता है वो सॉल्यूशंस दे रहा हो। सो हमारा जो भी पर्पस है पैराग्राफ का वो डिटरमिन होगा कि हमारे लिखने का मकसद क्या है। और आज के लेक्चर में मैंने आपसे बिल्कुल शुरू में पहले बात की, मैंने कहा देखिए अखबार में पैराग्राफ है तो वो मुख्तलिफ है, उसकी लेंथ कम है। किताब में पैराग्राफ है उसकी लेंथ ज्यादा है। अखबार में पैराग्राफ में आइडियाज कम है, पूरे आर्टिकल का एक आइडिया होगा जिसके ऊपर इतनी सारी लाइनें होंगी। किताब में हर दूसरी लाइन में एक नया आइडिया होगा। सो दोनों में यानी पर्पस ऑफ पैराग्राफ क्या है किताब, पर्पस क्या है अखबार, तो आपके पैराग्राफ की नेचर बदल गई। सो जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वेदर द पैराग्राफ इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन एन एप्लीकेशन, सीवी, एस्से, हो सकता है आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो उसके पैराग्राफ की। अब आप देखें डॉन को जब पैराग्राफ लिखा जाता है आप कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि आप 500 वर्ड्स का लेटर लिख के भेजते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो नहीं छपेगा। सो हम जब लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है। आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जो भी चीज जिस भी मकसद के लिए आप राइटिंग कर रहे हैं वो मकसद डिटरमिन करता है कि आपके पैराग्राफ की लेंथ क्या होगी। अच्छा, अब ये तो बात आ गई कि पैराग्राफ की लेंथ क्या होगी, लेकिन पैराग्राफ के मुख्तलिफ हिस्से भी तो होते हैं ना। सो पैराग्राफ के हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। सो एक पैराग्राफ के 3 हिस्से होते हैं। टॉपिक सेंटेंस, पैराग्राफ के अंदर टॉपिक सेंटेंस वही है जो एस्से के अंदर थीसिस स्टेटमेंट है, बोथ आर द सेम थिंग्स। सो हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस है पैराग्राफ में ये है सेंट्रल आइडिया। ये जो सेंट्रल आइडिया है, मेन आइडिया है हमारे पैराग्राफ का, इसके गिर्द है सारे आइडियाज। यानी मैं कह रही हूं मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, अब मुझे यही मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया को पैराग्राफ डिवाइड करता है मुस्लिम कम्युनिटी इन नॉर्थ वेस्ट, मुस्लिम कम्युनिटी इन नॉर्थ ईस्ट, मुस्लिम कम्युनिटी इन नॉर्थ सेंट्रल रीजन। Okay, should I continue? जी उस्मान, आवाज आ रही? हाँ जी, ब्लूटूथ की आवाज आई है। ओके, अब आप मुझे जाके इशारा करेंगे तो मैं शुरू करती हूँ। हमारे पास वही सेंट्रल आइडिया है मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, और आगे उसको इलेबोरेट करने के लिए, उस आइडिया को डेवलप करने के लिए मैंने मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल की मिसाल दी है। ये पैराग्राफ आपके नोट्स में भी है, इसको हम पढ़ेंगे भी। अच्छा, तो आइडिया मेन तो वही है, मेन आइडिया एक ही है। किसी भी पैराग्राफ के अंदर 2 मेन आइडियाज नहीं हो सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया एक आइडिया और फिर मैं कहूँ मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। जो अगर मैं बात कर रही हूँ प्री पार्टीशन के मुसलमानों की, तो मैं पोस्ट पार्टीशन के मुसलमानों की उसी पैराग्राफ में बात नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने 2 सेंट्रल आइडियाज दिए तो मेरे पैराग्राफ में या तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट होगा कि भाई पार्टीशन से पहले मुसलमानों की हालत ये थी, पार्टीशन के बाद मुसलमानों की हालत ये है, तो पैराग्राफ की टाइप होती है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ दे रही हूँ अपना सादा सादा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नहीं कर रही, उसके अंदर अगर मैंने प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों आइडियाज लेके चलना शुरू कर दूंगी, तो प्रॉब्लम क्या है, मेरे पैराग्राफ के अंदर एक चीज खत्म हो जाएगी जिसे कहते हैं यूनिटी।
यूनिटी ये होती है कि एक सेंट्रल आइडिया होता है एक पैराग्राफ के अंदर और हम उसी की बात करते हैं। जब हमारे पास नया आइडिया आता है, यानी हम कहते हैं कि पोस्ट पार्टीशन जब हम मुसलमानों को देखते हैं तो उनकी एक मेजॉरिटी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में चली गई, जिसे आज का पाकिस्तान कहा जाता है। अब ये वाली बात समझ आती है, ये अब दो मुख्तलिफ पैराग्राफ हो गए। तो जब आप एक आइडिया के ऊपर अपनी बात मुकम्मल कर देते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है वो मुकम्मल हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, फिर हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। सो किसी भी पैराग्राफ के अंदर एक मेन आइडिया होता है और उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए बाकी जुमले आते हैं। किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस यानी जो मेन आइडिया है वो एक ही जुमले के अंदर दिया जाता है, यानी ये एक से ज्यादा जुमले नहीं हो सकते। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस तो मेन आइडिया आ गया। अब वही बात है कि मैं एक बात कह के या एक मेन आइडिया देके अपनी बात एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। आई विल हैव टू राइट मोर सेंटेंसेस। तो ये जो बाकी जुमले मैं लिखूंगी ये क्या करेंगे, ये मेरे उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने का काम करेंगे। सो मेरे पास जो पैराग्राफ में चीज आएगी वो है सपोर्टिंग डिटेल। अब देखिए यहाँ पे वर्ड है डिटेल, दिस इज नॉट अ सपोर्टिंग सेंटेंस, यानी टॉपिक सेंटेंस एक जुमला था, सपोर्टिंग डिटेल एक जुमला भी हो सकती है, एक से ज्यादा जुमला भी हो सकती है। तो बाज़ बात हम देखते हैं कि पूरे पैराग्राफ के अंदर 4-5 जुमलों की सपोर्टिंग डिटेल ही होती है। सो एक सपोर्टिंग डिटेल का मुराद ये है कि जरूरी नहीं कि एक जुमला हो, एक से ज्यादा जुमले भी आ सकते हैं। अब सपोर्टिंग डिटेल 3 तरह की है। तो सपोर्टिंग डिटेल देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस को TS से लिखा है, सपोर्टिंग डिटेल को ST से, कंक्लूडिंग सेंटेंस को CS से लिखा है। और ये लिखने की वजह ये है, इस तरह से इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि जब हम क्रिटिकल रीडिंग करेंगे, क्रिटिकल रीडिंग करते हुए किसी भी पैराग्राफ की, हम उस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस को देखते हैं। इन तीनों चीजों को हम पैराग्राफ में ट्रेस करते हैं। अच्छा, सपोर्टिंग डिटेल 3 तरह की है। एक्सप्लेन्स द आइडिया, आइडिया कौन सा, टॉपिक सेंटेंस वाला, तो ये एक्सप्लेन करती है मेन आइडिया को कि भाई मेरे पैराग्राफ का मेन आइडिया जो था उसको, जैसे देखिए मैंने आपसे कहा पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट। अब आप सोच रहे हैं कि गैरिजन स्टेट क्या है, पाकिस्तान इज अ पैराडॉक्स या पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री। नाउ यू हैव टू थिंक कि भाई ये हार्ड कंट्री और पैराडॉक्स से क्या मुराद है। आयशा जलाल कहती है कि जो इंटरनेशनल मीडिया वो पाकिस्तान को पोर्ट्रे करता है एज अ पैरानॉइडिस्तान। अब देखिए मैंने लिखा कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी और द इंटरनेशनल मीडिया पोर्ट्रेस पाकिस्तान एज पैरानॉइडिस्तान। सो हमेशा जो आइडिया होता है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता। मैं कहूँ पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी, इस आइडिया को तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज पैरानॉइडिस्तान या पाकिस्तान इज रिफर्ड टू एज पैरानॉइडिस्तान नीड्स एक्सप्लेनेशन। तो बहुत दफा हम जो पैराग्राफ लिखते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल एक्सप्लेन करती है मेन आइडिया को कि मेन आइडिया में क्या बात हुई थी। अच्छा, अब एक काम तो हो गया एक्सप्लेन करने का, दूसरा काम क्या है, प्रोवाइड द एविडेंस और द एग्जांपल। मैंने आपसे कहा कि गैरिजन स्टेट है क्योंकि मिलिट्री का बहुत रोल है इसके अंदर, लेकिन आगे मुझे एग्जांपल भी तो देनी पड़ेगी। हो सकता है मैं बजट की एग्जांपल दूं कि जीडीपी में, बजट जीडीपी में हमारे पास कितने परसेंट जो जीडीपी है वो हम अपनी आर्मी को मिलिट्री को देते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं आपको बताऊं कि कितनी दफा मिलिट्री ने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको इंटरप्ट किया। सो मैं आपको कोई भी मिसाल दे सकती हूँ, मैं आपको इसके अलावा भी कोई मिसाल दे सकती हूँ, ज़ियाउल की रिजीम की मिसाल दे सकती हूँ। तो बाज़ औक़ात हमें मेन आइडिया को एक्सप्लेन करना पड़ता है, बाज़ औक़ात हमें उस मेन आइडिया के लिए कोई एग्जाम्पल या एविडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक तीसरा काम भी होता है, बाज़ औक़ात हम जो जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम अपने बजट में इतनी जो रेशियो है वो मिलिट्री के लिए रखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि आपको बात तो समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भाई बजट में इतना हमारे पास इतना पैसा है, उसको हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन को क्या दे रहे हैं, हेल्थ को क्या दे रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस को क्या दे रहे हैं। तो मुझे उस एग्जाम्पल को या एविडेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सपोर्टिंग डिटेल 3 तरह की होती है। सपोर्टिंग डिटेल मेन आइडिया को, टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन कर सकती है। सपोर्टिंग डिटेल मेन आइडिया के ऊपर कोई एग्जाम्पल दे सकती है। सपोर्टिंग डिटेल मेन आइडिया के ऊपर दी जाने वाली मिसाल को
एक्सप्लेन कर सकती है। ये तीनों काम है जो कि हमारी सपोर्टिंग डिटेल करती है। अच्छा, अब आप देखिए एक पैराग्राफ के अंदर, यानी अगर हम एक रफ पैराग्राफ बनाएं तो ये है हमारा टॉपिक सेंटेंस। एक पैराग्राफ के अंदर कम से कम एक सपोर्टिंग डिटेल होती है। हो सकता है कि किसी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एक सपोर्टिंग डिटेल हो सकता है किसी में 2 हो सकता है किसी में 3 हो। ये वो वेरिएशन है जो कि लैंग्वेज का एक इसेंशियल पार्ट है। और ऐसा नहीं होता कि कोई सोच रहा होता है कि अब मैं एक सपोर्टिंग डिटेल लिखूंगी, अब मैं 2 लिखूंगी, अब मैं 3 लिखूंगी। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब आपके पास एविडेंस होती है आप एविडेंस दे देते हैं, जब आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है आप आर्ग्यू कर लेते हैं, जब आपके पास एक्सप्लेनेशन होती है आप एक्सप्लेन कर देते हैं। बाजू का तीनों चीजें होती हैं। अच्छा, अब सपोर्टिंग डिटेल के बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है पैराग्राफ में वो है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस देखें, जो हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो पैराग्राफ का कंक्लूजन है। हर पैराग्राफ का कंक्लूजन नहीं निकलता। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जब पहले बात की तो मैंने आपसे कहा कि यार पैराग्राफ शुड लुक लाइक अ पैराग्राफ, तो ये तो देखने में एक पैराग्राफ था। लेकिन फर्ज करें कि एक पैराग्राफ बहुत लंबा चला जाए, यानी बात बड़ी लंबी हो जाए, बहुत सारी लाइनें आ जाए, तो फिर राइटर क्या करते हैं कि उस पैराग्राफ को तोड़ देते हैं। फिर वो पैराग्राफ बन जाता है एक सेक्शन। ये बात आपने कहां देखी? आपने प्रेसी का पेपर उठाया, आपने देखा, आपने कहा इसमें तो 3 पैराग्राफ्स हैं। अब ये तो 3 पैराग्राफ्स आए हैं, इनकी प्रेसी क्या 3 पैराग्राफ्स में होगी? नहीं, वो एक ही आइडिया है जिसे तोड़ के 3 हिस्सों में रखा गया है। आप तीनों को मिला के एक पैराग्राफ की प्रेसी देंगे। इसी तरह एक पैराग्राफ था अ विजिट टू चिरोकी, आई थिंक 2016 के सीएसएस के प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में आया। उसमें 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अच्छा, वो एक आया है कि क्लाइमेट और टेम्परामेंट की बात होती है पैराग्राफ में, वो 3 पैराग्राफ है। तो हम देखते हैं कि वो 3 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ देता है, लेकिन वो विजुअली 3 या 4 पैराग्राफ है। इसेंशियली उनका जो आइडिया है वो एक ही होता है। क्योंकि पैराग्राफ ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए राइटर उसको एक से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ देता है। और अगर आप अपने नोट्स में भी देखें तो मैंने जैसे भी आपको बताया मुस्लिम कम्युनिटी इन ब्रिटिश इंडिया, तो वो जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल कम्युनिटी, इनके ऊपर 3 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन असल में ये एक ही लंबा पैराग्राफ है। अगर राइटर इसको एक ही पैराग्राफ बना के लिखता तो फिर बहुत लंबा हो जाता और कोई विजुअल ब्रेक ना मिलती। इसलिए राइटर ने उस लंबे पैराग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तोड़ दिया। वो जब हम देखते हैं कि किसी पैराग्राफ के आखिर में कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता कि वो पैराग्राफ अभी चल रहा होता है, वो कंक्लूड ही नहीं हुआ। जब वो कंक्लूड ही नहीं हुआ तो फिर उसका कंक्लूजन ही नहीं आएगा। जैसे कॉजेस, मैं अभी आपको लिखना शुरू करती हूँ कि जी ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेस क्या है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेस में लिखने बैठूंगी तो कम से कम 4-5 पैराग्राफ बन जाएंगे। असल में जो पैराग्राफ का मेन आइडिया था, जो टॉपिक सेंटेंस था, वो था कॉजेस। और हर कॉज एक सपोर्टिंग डिटेल है, यानी मैं एक कॉज जो है उसको, ये जो प्रोवाइड्स एन एविडेंस है ना, तो वो जो हर कॉज है वो एक एविडेंस है। एक एविडेंस, 2 आ गया, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा आ गया, चौथा, यानी देखिए मेरी कितनी ज्यादा सपोर्टिंग डिटेल होगी। और फिर मैं आखिर में कंक्लूड करूंगी कि ये तमाम कॉजेज जो हैं इनकी वजह से ग्लोब का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इतने डिग्री इतने सालों में बढ़ा है। और अगर हम इस मसले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो हमें इन कॉजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। हर पैराग्राफ जो बहुत लंबा हो जाए उसे हम कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल पैराग्राफ्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर हम उस पैराग्राफ को सेक्शन से रेफर करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं वो कंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें अगर हम एक ट्रेडिशनल पैराग्राफ की बात करें, तो एक आइडियल पैराग्राफ की बात करें, उसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस आएगा। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस 3 तरह का। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो रीफ्रेज करेगा टॉपिक सेंटेंस को, यानी टॉपिक सेंटेंस जो हमारा मेन आइडिया दे रहा था उसको रीफ्रेज करेगा, क्योंकि हमने उसे साबित किया। तो हमने बात की कि गैरिसन स्टेट है, और फिर हम आखिर में आके बात करते हैं कि ये जो गैरिसन स्टेट वाला आइडिया है ये सही है या नहीं है, यानी ये एक पाकिस्तान पे एक्यूजेशन है या ऐसा असल में है। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला। अच्छा, बाजुकात क्या होता है कि पैराग्राफ जब शुरू होता है, टॉपिक सेंटेंस मेन आइडिया ना, लेकिन अक्सर आपने पैराग्राफ के अंदर देखा होगा कि टॉपिक सेंटेंस से पहले क्वेश्चन आ रहा था। अब ये क्वेश्चन क्या चीज है?
यानी एक तो सवाल है जो मैंने आपसे पूछा कि भाई पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान की कितनी आबादी है, कितना लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, ये सवाल है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुझे जवाब देना है। लेकिन रिटोरिकल क्वेश्चन वो है जो कि सवाल बराए सवाल किया जाता है, यानी आप लिख रहे हैं या रसल लिख रहा है, अब रसल सवाल करता है, अब वो जो सवाल कर रहा है वो आपसे तो नहीं पूछ रहा, उन सवालों के वो जवाब खुद ही देगा। तो राइटिंग में जो हम सवाल करते हैं वो रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं। सो पैराग्राफ शुरू होता है सवाल से, वो जो सवाल पैराग्राफ के शुरू में पूछा गया उसका जवाब हमें थ्रू आउट द पैराग्राफ मिलेगा, लेकिन वो स्कैटर्ड होगा। तो ऐसा पैराग्राफ जो क्वेश्चन से शुरू होता है उसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो आंसर करता है उस क्वेश्चन को जो कि स्टार्ट में पूछा गया था। तो कंक्लूजन क्या करता है, टॉपिक सेंटेंस को रीराइट करता है, कंक्लूजन क्या करता है, अगर कोई सवाल पैराग्राफ में पूछा गया था तो उसका जवाब देता है, और बाज़ औक़ात कंक्लूजन जो होता है वो कनेक्ट करता है हमारे पिछले पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ के साथ। तो हमारा जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ सेंटेंस होता है वो एक कनेक्टर का काम करता है। अब अगर हम इनकी लैंग्वेज में देखें, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो आप देखिए जार्गन कितना मैटर करता है, यानी कंक्लूडिंग सेंटेंस एक जुमला होगा, टॉपिक सेंटेंस एक जुमला होगा, और सपोर्टिंग डिटेल क्या है, मल्टीपल सेंटेंसेस, यानी एक ही सपोर्टिंग डिटेल के अंदर 3-4 जुमले हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक ही जुमले की हो, लेकिन एक से ज्यादा जुमलों की भी हो सकती है। अब अगर हम पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बनाएं, पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से शुरू होगा, पैराग्राफ में सपोर्टिंग डिटेल आएगी, सपोर्टिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, सपोर्टिंग डिटेल एग्जाम्पल हो सकती है, सपोर्टिंग डिटेल उस एग्जाम्पल की एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, और आखिर में हमारे पास आया कंक्लूजन। और अगर हम इसको, अब ये क्या बना, ये है पैराग्राफ का स्टार्ट, ये है पैराग्राफ का मिडिल, और ये है हमारे पास पैराग्राफ का एंड। सो हमारे पास 3 चीजें आ गई कि हमारे पैराग्राफ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं या पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ क्या हैं। सबसे पहले हमने बात की कि पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ की शक्ल कैसी है, और पैराग्राफ का फंक्शन कैसा है। फिर हमने ये बात की कि पैराग्राफ को लिखने का पर्पस क्या है, फिर हमने बात की कि एक पैराग्राफ के पार्ट्स क्या हैं। अब हमारे इस लेक्चर का 4th पार्ट है जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ। भाई पैराग्राफ लिखने के असूल क्या हैं या पैराग्राफ की खूबियां क्या हैं। 3 खूबियां हैं जो पैराग्राफ के अंदर बहुत मैटर करती हैं। देखिए, जो भी चीज आज हम पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं, जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे तो ऐसे बनेगा, जब आप इसको लिमिट करेंगे, श्रिंक करेंगे तो पैराग्राफ बनेगा। आपका पैराग्राफ ठीक हो जाए तो आपका एस्से ठीक हो जाएगा, आपका एस्से ठीक है, पासिंग है, तो आपका पैराग्राफ भी अच्छा होगा। अच्छा, अब ये क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ 3 है। यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी पैराग्राफ की थीम या उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो एक ही होगा। सो यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर, अच्छा, जिसे हम पैराग्राफ में यूनिटी कहते हैं उसे हम एस्से में कोहेरेंस कहते हैं। यानी आप जो आइडियाज लेकर आए वो रैंडम नहीं है, वो कोहेरेंट है, उनकी आपके मेन आइडिया के साथ एक सेंस बनती है। सो कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये ऑर्डर, देखिए ऑर्डर बहुत मैटर करता है, लॉजिकल ऑर्डर। आगे अगर अभी मैं आपसे कहूं कि जी 3rd वर्ड, 1st वर्ड, 2nd वर्ड, तो आपको महसूस होगा कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरा ऑर्डर गलत हो गया। ऑर्डर क्या था, 1st वर्ड, 2nd वर्ड, 3rd वर्ड, या 3rd वर्ड, 2nd वर्ड, 1st वर्ड। अच्छा, अब ये ऑर्डर क्या है, ये है लॉजिकल ऑर्डर। इस 1st वर्ड, 2nd वर्ड, 3rd वर्ड के अंदर प्रॉब्लम है जार्गन की। देखिए, जब 2nd वर्ड ही नहीं रहा, डिसमेंबरमेंट ऑफ रशिया के बाद, तो ये जार्गन ही नलिफाई हो जाता है। आज जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं हाई इनकम, मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज, हम इस तरह से बात करते हैं। या फिर हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। ये है लॉजिकल ऑर्डर। किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो लॉजिकल ऑर्डर के अंदर दी जाती है। अब मैं आपने तो अभी पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। लेट मी टेल यू वन थिंग। पैराग्राफ है मुस्लिम कम्युनिटी इन ब्रिटिश इंडिया। सबसे पहले वो लिखता है, शाहिद बर्की की किताब है, वो कहता है मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल। अब जो नॉर्थ वेस्ट में मुसलमान है वो टोटल आबादी का 60% है, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो 55% है, नॉर्थ सेंट्रल में 20% है। लॉजिकल ऑर्डर आपको महसूस हो रहा है? इस लॉजिकल ऑर्डर में एक और चीज है, क्योंकि राइटर का ताल्लुक पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान वाली चीज को वो सबसे पहले लिखेगा। ये जो मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट हैं ये वो है जो कि आज का पाकिस्तान। सो ये वो वेस्ट विंग है पाकिस्तान का, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट विंग है वो, जिसके लिए वन फॉर्मूला आया, सो वन यूनिट आया हमारे पास। सो बीइंग अ पाकिस्तानी वो जिसको सबसे पहले लिख रहा है वो है नॉर्थ वेस्ट। अब फर्स्ट करें कि अगर यही जो पैराग्राफ है या यही जो आइडिया है ये बांग्लादेश का कोई बंदा लिखता तो वो सबसे पहले लेकर आता नॉर्थ ईस्ट को। फिर वो कहता कि अगर हम सारी मुसलमान कम्युनिटी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मुसलमान थे, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट से कम थे और नॉर्थ सेंट्रल में सबसे कम थे। वो कुल का जुज बताता। सो आपका जो लॉजिकल ऑर्डर है वो बहुत मैटर करता है। इससे मुझे एक बात याद आई, कभी भी पाकिस्तान को किसी भी ऐसी चीज में जहां पे पाकिस्तान इंडिया से पीछे हो या पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कमजोर लग रहा हो, वहां पे आपने पाकिस्तान को इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ कंपेयर नहीं करना। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर करना एक बेवकूफी है। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक है। अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की डेमोक्रेसी को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी इस तरह थ्राइव ही नहीं कर सकी जिस तरह से इंडिया में की। हम कभी भी ऐसा कंपैरिजन नहीं करते जिससे हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है वो कमजोर लगे। ये आपकी पेट्रियाटिक फीलिंग्स के खिलाफ होता है। इसी तरह अगर बांग्लादेश हमसे किसी चीज में आगे है तो हम बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे। आई नो थोड़ी सी अजीब सी बात है लेकिन ऐसे ही है, ठीक है। सो अगर इंडिया और बांग्लादेश कहीं पे हमसे बुरी हालत में हो, जैसे माइनॉरिटीज की बात हम करें या हम बात करें फ्लड्स की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, सो हम बांग्लादेश या इंडिया की बात कर सकते हैं। कोविड की बात करें तो इंडिया की बात कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हम उनसे बुरी हालत में होंगे वहां पर हम एक कंपैरिजन जनरेट नहीं करेंगे। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। अच्छा, एक तो आइडिया है, एक तो प्रिंसिपल है यूनिटी, दूसरा है ऑर्डर। ऑर्डर लॉजिकल है। लॉजिकल ऑर्डर मैंने भी आपको समझाया। दूसरा ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन वो है जिससे हम अपने एस्से को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉजेस वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है, यानी आप एजुकेशन की टाइप्स बता रहे हैं। स्पेसिफिक या हायर एजुकेशन, पहले आपने प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की, फिर आप हायर एजुकेशन पे गए। अगर आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं तो आप एक साइड पहले बताएंगे, दूसरी साइड बाद में बताएंगे, और आप क्रोनोलॉजिकली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी तारीख के एतबार से जो सबसे पुरानी चीज है वो सबसे पहले या जो सबसे लेटेस्ट चीज है वो सबसे पहले, और फिर आप ऑर्डर में इसको फॉलो करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज है वैरायटी। यानी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ वेरिएशन 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 क्या है पैराग्राफ के अंदर? वेरिएशन ये है कि आप मोनोटनी को अवॉइड करें। अब ये ना हो कि आप बार बार कहें इन दिस कंट्री इन दिस कंट्री इन दिस कंट्री। पाकिस्तान लिख रहे हैं तो 10 दफा पाकिस्तान का वर्ड लिख दें। यू हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेट। अब वो ऑल्टरनेट क्या है? पाकिस्तान, अ लैंड ऑफ 220 मिलियन पीपल, पाकिस्तान विद Pakistan which has millions of young people, ठीक है। और आप कह सकते हैं पाकिस्तान एन एग्रेरियन स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान इवन कॉमा अ गैरिजन स्टेट, इसेंशियल नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने कहीं पे पाकिस्तान की जगह कंट्री लिख दिया, कहीं पे साउथ एशिया लिख दिया, ठीक है। सो आपने डिफरेंट जो अल्फाज है वो इस्तेमाल करने। और आप अखबार में भी देखते हैं अक्सर ममालिक की जगह पे कैपिटल का नाम लिखा होता है। वो अभी तो लिखा होगा पाकिस्तान, थोड़ी देर बाद लिखा होगा इस्लामाबाद। वो जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान की जगह वेरिएशन के लिए आया। तो अवॉइड मोनोटनी, डू नॉट रिपीट द सेम वर्ड अगेन एंड अगेन। चेंज लेंथ, ये जो लेंथ बदलनी है वो जुमले की भी बदलनी है, पैराग्राफ की भी बदलनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे मेरा कोई पैराग्राफ लंबा हो गया, कोई पैराग्राफ छोटा हो गया। भाई लंबे छोटे पैराग्राफ चलते हैं, जहां पे जरूरत है वहां पे लंबा पैराग्राफ, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे छोटा पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यूजुअली लंबा हो जाता है, लेकिन डेफिनेशन वाला पैराग्राफ हमेशा छोटा होता है। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हमेशा कंक्लूजन के पैराग्राफ से लंबा होता है। सो वेरिएशन लेंथ की जरूरी है। पैराग्राफ की लेंथ भी कम ज्यादा होती है और पैराग्राफ में जुमलों की लेंथ भी कम ज्यादा होती है।
तीसरी वेरिएशन ये है कि अपने जुमले का स्ट्रक्चर चेंज करें, यानी ये ना हो कि आपके जो जुमले हैं वो एक ही तरह के जुमले हों, बड़ा मोनोटोनस हो जाता है ऐसा इससे बढ़ना जिसमें हर दूसरा जुमला एक ही तरह का हो। कन्वीनियंस के लिए अक्सर स्टूडेंट जो है वो देयर वाला जुमला बनाते हैं, देयर इज देयर। अब एक ही पैराग्राफ के अंदर 3 जुमले लगे हुए देयर वाले, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। उसके अलावा अगर आप सीधे सीधे जुमले बना रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उससे भी आपकी राइटिंग के अंदर मोनोटनी होती है। अब ट्रिक क्या है, देखिए मैंने आपको पढ़ाई प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन में डिफरेंट तरह के जुमलों की टाइप्स के, भाई जुमला इस तरह बनता है, जुमला सीधा भी होता है, जुमला उल्टा भी होता है, जुमले में सब्जेक्ट के बाद इंटरप्टर भी आता है, जुमले में इसेंशियल नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन भी आती है, कंपाउंड सेंटेंस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, सिंपल भी है। आपने क्या किया कि जब आप पैराग्राफ बना रहे हैं, क्योंकि आपके एस्से के पेपर के अंदर कोई 25 से 30 पैराग्राफ तो होंगे मिनिमम, आप क्या करते हैं कि आपके जो पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है आप डिलिबरेटली उसको डिफरेंट बनाते हैं, यानी आप अपने डिफरेंट पैराग्राफ्स के जो टॉपिक सेंटेंसेस हैं उसमें डिफरेंट तरह के जुमलों की टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ तरह के जुमले बनाते हैं। तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपका पूरा एस्से पढ़े, लेकिन जब वो आपके टॉपिक सेंटेंस देखेगा डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ, तो उसको इनडायरेक्टली ये आइडिया मिलेगा कि आपकी लैंग्वेज पे कमांड कितनी है। तो वेरिएशन दिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने जो टॉपिक सेंटेंस है वो डिफरेंट तरह के जुमलों के स्ट्रक्चर बना के लिखें, उससे आपके रीडर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो प्रिंसिपल्स ऑफ पैराग्राफ या पैराग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनिटी, ऑर्डर, वेरिएशन, इन तीनों चीजों का हम ख्याल रखते हैं। बाज़ ये होता है कि जब टाइम कम होता है, स्टूडेंट जल्दी में लिख रहे होते हैं, तो आउटलाइन के डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको मर्ज करके एक पैराग्राफ बना देते हैं। सो वो अगर आपने जल्दी में इस तरह से मर्ज करना है तो फिर आप टॉपिक सेंटेंस के अंदर 2 चीजों को मर्ज करें, यानी ये ना करें कि आधा पैराग्राफ लिख के ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर आप बाकी आधा पैराग्राफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पे लिखें। आप पहले ही ऊपर ही अपने टॉपिक सेंटेंस में कहें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके पैराग्राफ में सेंट्रल आइडिया में ही दोनों फैक्टर्स शामिल हैं, ठीक है। चलिए जी, लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर व्हिच इज फंक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के जो फंक्शन है वो बहुत मैटर करता है। अपने कैनवस को ब्रॉड करने की जरूरत है। तो जब मैंने आपसे ये कहा कि प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन जो है ये आपकी पैराग्राफ रीडिंग का सवाल है, देखिए हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा। अब मैं अगर आज आपसे पूछूं कि आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, मुझे एक डेफिनेशन वाला पैराग्राफ निकाल दें, सो शायद आप नए सिरे से ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं किया पढ़ते हुए कि कोई डेफिनेशन पैराग्राफ भी था। क्या है डेफिनेशन पैराग्राफ? वो पैराग्राफ जो आइडिया को डिफाइन करता है। सो ये चीजें तो हर पैराग्राफ में है कि टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा, लेकिन पैराग्राफ काम क्या कर रहा है? पैराग्राफ को लिखने का मकसद क्या है? जो हमारे पास ये 7 functions हैं, these are the 7 functions which are there for writing a paragraph. So if we are writing a paragraph, that paragraph can perform any of these functions. ये function क्या है? Define a concept. So paragraph defines a concept. अच्छा, जब वो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है तो हो सकता है उसकी टाइप्स भी बता रहा हो, उसकी कैटेगरीज भी बता रहा हो। सो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास टेररिज्म है, टेररिज्म जो होता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स भी करते हैं, टेररिज्म आपके स्टेट भी करती है। हमारे पास वॉर है, उसकी बहुत तरह की टाइप्स हैं। सो हम अक्सर किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं और उसकी टाइप्स बताते हैं, विच इज अ डेफिनेशन पैराग्राफ। बाजू का पैराग्राफ को लिखने का मकसद होता है मिसाल देना। अच्छा, वो मिसाल देना कैसे है? मैंने बात की इट इज डेंजरस टू बी राइट व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। मैंने सोक्रेटिस की मिसाल दी थी, भाई उसको तो जहर का प्याला पिला दिया, मार दिया उसको, ये मैंने मिसाल दी। इस मिसाल में मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा। बाजू बात हमारे पास केस स्टडी होती है, तो हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम कहते हैं कि लाहौर जो है वो दुनिया की 7वीं बड़ी जो पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है। अब हम ये पूरा पैराग्राफ इसी एग्जांपल के ऊपर लिख रहे हैं और लाहौर को एज अ केस स्टडी लाए। बाजुकात कोई सर्वे हुआ होता है तो गैलप के बहुत सारे सर्वेज आते हैं, सर्वे के ऊपर भी आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाजुकात इंडेक्स, जैसे जेंडर गैप इंडेक्स, तो आप इंडेक्स के ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि पाकिस्तान क्यों सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है। सो आप एक पूरा का पूरा पैराग्राफ किसी एग्जाम्पल पे भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल
किसी शख्स की हो सकती है, कोई केस स्टडी हो सकती है, सर्वे है, इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट हो सकती है। सो ये जो चीजें होती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, यूएन की कोई रिपोर्ट आती है, हम इसके ऊपर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। यानी एक तो वो एग्जाम्पल है जो कि हम अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए ला रहे हैं, और एक है पूरे का पूरा एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ। आपके नोट्स के अंदर मैकडॉनलाइजेशन जो है उसके ऊपर एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल इंपीरियलिज्म। एक्सप्लेन्स अ कॉन्सेप्ट और अ प्रोसेस, तो बाजुकात एक प्रोसेस है पूरा। तो अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, बाजुकात उसकी बात हो रही होती है। बाजुकात कोई कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। तो अभी जैसे गैरिसन स्टेट है, तो मैंने गैरिसन स्टेट को एक्सप्लेन करना है। जहां पे भी आपकी टर्मिनोलॉजीज आती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है आपके समझाने के लिए, और डिफाइन किया जाता है आपके मेन कॉन्सेप्ट को। यानी आप जो एसे लिख रहे हैं उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है या जो थीम है, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, जेंडर है, उसके लिए आप एक डेफिनेशन वाला पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद जो आपके सब आइडियाज आएंगे, जैसे कि आपने हायर एजुकेशन को डिफाइन करना है या आपने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को डिफाइन करना है, उसके लिए आप डेफिनेशन वाला पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप एक एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ लिखेंगे। तो जो आपके सेकेंडरी आइडियाज होते हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपके पास एक पैराग्राफ आता है जिसमें आप ऑर्गेनाइज करते हैं फैक्ट्स को, स्टैटिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। पाकिस्तान के सूबे हैं तो आप सूबों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? आप हमेशा आबादी के एतबार से सूबों को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि इंसान या नंबर ऑफ पीपल जो है वो मैटर करेगा। तो हम लॉजिकल ऑर्डर लगाएंगे नंबर ऑफ पीपल का, ऑर्गेनाइज करते हैं हम फैक्ट्स को। ठीक है, सो मैंने आपको कहा जी 100 मिलियन मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया, तो उसने ऑर्गेनाइज कैसे किया फैक्ट्स को? मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, मुस्लिम्स इन नॉर्थ ईस्ट, मुस्लिम्स इन नॉर्थ सेंट्रल रीजन्स। रिकॉर्ड्स अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, तो बाजुकात हमारे पास कई तरह के वाकयात होते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो एक सीरीज ऑफ रिकॉर्ड्स है। इसी तरह से अगर आप बात करें मार्शल लॉज इन पाकिस्तान की, वो एक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं जिनको हमारा जो पैराग्राफ है वो रिकॉर्ड करता है। और जब पैराग्राफ में किसी इंसिडेंट्स को, डिफरेंट इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसका ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्या है कि हम डेट वाइज जाते हैं, ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट, और कभी कभी हम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट में जाते हैं। तो ज्यादा इसमें जो ऑर्डर यूज होता है वो है ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट में जाके हम क्रोनोलॉजिकली अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं। बाज़ हमारा जो पैराग्राफ होता है इट प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंटेशन बड़ी जरूरी है। वैसे तो आपके पूरे एस्से में क्रिटिकल थिंकिंग है, अगर आप टॉपिक को समझ ही नहीं सकते, क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो आपने एस्से क्या लिखना है। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या है? जहां पे आप आके अपनी ग्राउंड में खड़े होकर एक बात को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि जब IMF वगैरह आते हैं वो हमें कोई प्रिंसिपल्स देते हैं, कोई तरीका देते हैं, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को बीच में से माइनस कर देते हैं और उसी सेक्टर को, उसी तबके को ओवर टैक्सेशन करते हैं जो कि ऑलरेडी आपकी फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल है। सो ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। सो जहां पे आप आर्ग्यू करने के लिए पैराग्राफ लिखेंगे वो आपका पैराग्राफ ही आर्ग्यूमेंटेशन वाला है। आर्ग्यू करते हुए बाजुकात आप खुद कोई आइडिया देते हैं और बाजुकात आप आर्ग्यू करते हुए किसी राइटर की मिसाल दे देते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इशरत हुसैन भी यही कहता है, या मैं कहती हूँ के अजीज ने भी यही बात कही है। तो मैंने एक आर्ग्यूमेंट वाला पैराग्राफ लिखा, लेकिन पहले मैं अपना आर्ग्यूमेंट दूंगी, फिर मैं किसी और राइटर का आर्ग्यूमेंट दूंगी। और हमारा जो आखिरी फंक्शन है पैराग्राफ का वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट। पैराग्राफ जो है इट गिव्स कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन टू सिचुएशंस और थिंग्स। अब ये जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक साइड ऑफ पिक्चर देते हैं, फिर दूसरी साइड ऑफ पिक्चर देते हैं, फिर उनके अंदर कंपैरिजन ले आते हैं कि ये एक दूसरे के उल्ट हैं। जैसे मैंने कहा कि जी 2 टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म है। सिविक नेशनलिज्म जो है ये वॉलंटरिस्टिक है, ये ओपन है। जो एथनिक नेशनलिज्म है ये क्लोज्ड है, ये बिलोंगिंगनेस के साथ है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि जो एथनिक नेशनलिज्म है ये ट्राइबलिस्टिक है, इसमें ब्लडशेड है।
ये उस तरह से सिविक सेंस नहीं जनरेट करता जैसा कि सिविक नेशनलिज्म करता है, उतना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे काम नहीं करता। दैट इज माय नतीजा, माय कंक्लूजन। सो हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी करते हैं। ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले जो पैराग्राफ्स होते हैं अक्सर हम इन्हें देखते हैं कि ये दो टुकड़ों में बटे होते हैं, यानी राइटर पहले एक साइड देता है, किसी भी आर्ग्यूमेंट की एक साइड देता है, फिर जब वो दूसरा पैराग्राफ शुरू करता है तो वो शुरू करता है हाउ एवर से। तो वो जो हाउ एवर करके वो ऊपर वाले पैराग्राफ की कॉन्ट्रोडिक्शन देता है, वो दोनों बेसिकली कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ के दो हिस्से होते हैं। सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट को आप एक ही पैराग्राफ में यानी पहले एक बात करके फिर दूसरी बात करके लिख सकते हैं, और अगर आपका पैराग्राफ बहुत लंबा हो गया तो फिर आप दो पैराग्राफ बना के कंपैरिजन जनरेट कर सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बाजू का पूरा इससे ही कंपेयर एंड कंट्रास्ट होता है, जैसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स, और बाजू का हमें अपने किसी एस्से के अंदर दो आइडियाज को कंपेयर करना पड़ता है क्योंकि हम उन्हें इवैल्यूएट करना चाहते हैं। सो हमारे पास 7 हैं फंक्शंस ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ डिफाइन कर सकता है, पैराग्राफ एग्जाम्पल दे सकता है, पैराग्राफ एक्सप्लेन कर सकता है, पैराग्राफ फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है, पैराग्राफ इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करता है या इंसिडेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, पैराग्राफ एक आर्ग्यूमेंट देता है, या पैराग्राफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। और हर पैराग्राफ के अंदर चाहे वो डेफिनेशन का हो, चाहे वो फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करे, चाहे वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करे, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल हमेशा होती है। और रही बात कंक्लूडिंग सेंटेंस की, तो मैंने आपको बताया कि कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑप्शनल है। सो टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस में से कम 2 चीजें हर पैराग्राफ में होती हैं। सो दैट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, और आई अंडरस्टैंड दैट इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट, और इस इंफॉर्मेशन का फायदा तब है जब आप इसको जब रीडिंग करें तो आप इस चीज को अप्लाई करें। यानी क्रिटिकल रीडिंग जो हम करते हैं वो क्या है कि आप पैराग्राफ को टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूडिंग सेंटेंस में तोड़ते हैं। आप सोचते हैं कि ये जुमला इस पैराग्राफ में क्या काम कर रहा है। सो जब हम मेरी टैबलेट के ऊपर किताब में से पैराग्राफ पढ़ेंगे या अखबार में से पढ़ेंगे तो हम क्रिटिकल रीडिंग करते हुए यही देखेंगे कि इस पैराग्राफ के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, और ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने ये सारी बात कर दी, पैराग्राफ का आखिरी सेक्शन था फंक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। नाउ आई वांट टू शेयर विद यू एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पैराग्राफ का जो स्टार्ट है वो है टॉपिक सेंटेंस, मिडल है सपोर्टिंग डिटेल। बाज़ औक़ात पैराग्राफ जो होता है वो इन्वर्टेड पैराग्राफ होता है, और राइटर जो है वो ऑर्डर चेंज कर देता है। यानी वैसे ही ऑर्डर जैसे जुमले में चेंज होता है कि भाई वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया, एडजेक्टिव पहले आया, फिर वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, उसी तरह से जो ऑर्डर है वो राइटर क्या करता है, पैराग्राफ में बदल देता है। तो पैराग्राफ में वो टॉपिक सेंटेंस देता ही नहीं है, वो पैराग्राफ शुरू करता है सपोर्टिंग डिटेल 1 से, फिर वो देता है सपोर्टिंग डिटेल 2, और फिर वो अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करता है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ पैराग्राफ है जो कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए लिखा जाता है। पास पेपर में जो ह्यूमन नेचर एंड क्लाइमेट है, आई थिंक 2019 वाला शायद पैराग्राफ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप चेक कर सकते हैं, जिसमें क्लाइमेट और ह्यूमन नेचर की बात होती है कि नॉर्दर्न यूरोप में जो लोग रहते हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड को फेस करते हैं। सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले जो पैराग्राफ होते हैं वो अक्सर इन्वर्टेड होते हैं, वो टॉपिक सेंटेंस से नहीं शुरू होते। राइटर आधे पैराग्राफ में एक बात करता है, फिर आधे पैराग्राफ में कोई और बात करता है, और फिर नतीजा निकालता है कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। और ये पैराग्राफ मुस्लिम कम्युनिटी इन ब्रिटिश इंडिया का जो आपका पैराग्राफ है जो कि आपकी फाइल में है, उसमें अगर आप सेंट्रल पैराग्राफ देखें जो दरमियान वाला है, जिसमें वो नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को कंपेयर करता है, दैट इज एन इन्वर्टेड पैराग्राफ। तो जहां पे आप बैठे हुए एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ को देख रहे होंगे, वहीं पे आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि कोई पैराग्राफ ऐसा भी आ सकता है जिसमें मेन आइडिया आपको मिले ही ना, और पहले आपको सपोर्टिंग डिटेल मिले, फिर आपको आखिर में जाके आपको कंक्लूडिंग सेंटेंस मिले। So that is also there. But I am here to guide you, and of course with reading, because this is the theory. Theory जो है